हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और उसको और बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर नंबर 1 का एक टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2। तो उसको हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे एक तरह से उसकी समरी में आपको बताऊंगा जिससे आपका बड़ा क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसे मैंने कहा आपको कि हम कोशिश करेंगे हर पॉइंट को कवर करें जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, बट थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च होता क्या है। रिसर्च के मीनिंग की बात करें तो हम इसको बोलते हैं इट्स ए रिसर्च, सर्च ऑन सर्च। तो रिसर्च होता क्या है, एक सिस्टमैटिक रिसर्च है ये। देखिए आप, इसका मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं। रिसर्च इज ए लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, ये दो स्टेप आपको दे रखे हैं। कोई भी आपके सामने कोई नई इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम उसको एक लॉजिकल वे में काम करेंगे और सिस्टमैटिक वे में करेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इट्स ए इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन है टू फाइंडिंग द सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन चाहते हो आप? या तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, साइंटिफिक है, या आपके सामने प्रॉब्लम कौन सी है, सोशल। यानी एक तो साइंस में रिसर्च होती है और एक सोशल साइंस में। तो दोनों एस्पेक्ट को कवर करते हैं, बट कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो भी आप रिसर्च करोगे इट शुड बी थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड ए सिस्टमैटिक एनालिसिस। और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट्स ए सर्च फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज और डिस्कवरी ऑफ द हिडन ट्रूथ। ट्रूथ है बट हिडन है, हमें उसको फाइंड करना है, ट्रेस करना है। तो यहाँ पर नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर जानकारी इकट्ठी करना। जानकारी इकट्ठी कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा सब अपने एक्सपीरियंस से, या ह्यूमन बींग्स बुक्स, किसी ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना है, जर्नल के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स हैं। इसको और बेटर जानने के लिए हम रिसर्च के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो सिर्फ 4 पॉइंट्स के अंदर हमने इसको कवर अप किया। सबसे पहली बात है सिस्टमैटिक। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी आप प्रोसीजर यूज करोगे इट शुड नॉट बी टेकन इनटू द हैपहैज़र्ड मैनर। एक स्टेप्स हैं, यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स ब्लाइंडली। जैसे मैं कहूँ स्टेप्स ऑफ रिसर्च हम पढ़ेंगे अभी कि सब आपको पहले टॉपिक चूज करना है, फिर आपको लिटरेचर इकट्ठा करना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये बात कर रहा है। उसके बाद सिस्टमैटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो भी आप रिसर्च करेंगे ये क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और वेरीफेबल। वेरीफेबल का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपना कंक्लूजन दिया, अगर कोई और भी उसी टॉपिक के ऊपर सेम टूल लगाए तो दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब है बेस्ड ऑन द हार्ड एविडेंस। कोई आपको वेग हवा में बात नहीं करनी है, हर चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक और हम बात कर सकते हैं क्रिटिकल स्क्रूटनी, यानी जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करो अगर हम उसको क्रिटिकली स्क्रूटनी में डालें तो वो सेम रिजल्ट आए जो हम उसके ऊपर रिसर्चर कह रहा है। तो ये आपको दे रखा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस, कोई ड्रॉबैक नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये मोटी मोटी बात क्या हुई कि रिसर्च होती क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन तैयार होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेके। तो टाइप्स के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत सारी वैरायटी है और बड़ा ही कॉमन एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा टाइप्स को लेके। तो हमने अलग अलग कैटेगरीज कर रखी है उसकी। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है एप्लीकेशन के बेस पे कि वेयर टू अप्लाई आवर रिसर्च। उसके बेस पे इसके 2 पार्ट है, वन इज प्योर रिसर्च, सेकेंड वन इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। तो पहले हम बात करते हैं प्योर। प्योर मीन्स इसको हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च, ठीक है, विच मीन्स गैदरिंग द नॉलेज फॉर ए नॉलेज से। हमारी इंटेंशन किसी नई थ्योरी को डेवलप करना नहीं है, हमें सिर्फ एक कंसेप्ट के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है, हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या जो हमारा इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन हो रहा है क्यूरियोसिटी का, उसको कवर करने के लिए जो रिसर्च होती है तो क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च। और दूसरी रिसर्च कौन सी होती है इसके अगेंस्ट, अप्लाइड। अप्लाइड मींस यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। आपके सामने एक समस्या है, आपको उसका हल चाहिए, उसके लिए जो रिसर्च कर रहे हैं वो कौन सी रिसर्च होती है, अप्लाइड। और मैंने एग्जांपल लिया बिल्कुल लेटेस्ट, आज की डेट में हर फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत हैवी लेवल पे R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किसके लिए? कि साहब कोविड-19 की कोई ना कोई वैक्सीन इंडिया में आ जाए, ताकि जो ये बीमारी चल रही है कोरोना की, हम इससे अपनी पॉपुलेशन जो इंडिया है उसको हम सेव कर पाएं। तो ये कौन सी रिसर्च होगी, अप्लाइड। फिर भी इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक टेबल तैयार किया आपके लिए, आप टेबल में डिफरेंस समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग मैंने बता दिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेसिक। वहां क्या है,
टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपको रिप्लाई चाहिए, आंसर चाहिए। प्रॉब्लम हो सकती है साइंटिफिक हो, प्रॉब्लम हो सकती है सोशल। नेचर, प्योर रिसर्च जो होती है थियोरेटिकल बाय नेचर होती है, वो होती है प्रैक्टिकल। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो इसका जो यूटिलिटी है वो बड़ी यूनिवर्सल है प्योर रिसर्च की ना, पर उसकी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी है ना, सबकी थोड़ी है। अगर मान लो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस के काम आएगा रिजल्ट, सोसाइटी काम नहीं आएगा। जबकि बेसिक रिसर्च क्या होती है, उसकी यूटिलिटी यूनिवर्सली होती है। और कंसर्न विद, इसकी कंसर्न किससे है, डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेडिक्शन, और वहां पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक एंड द टेक्नोलॉजी। और एक लास्ट गोल, अल्टीमेट मोटो क्या है हमारा, बेसिक रिसर्च का मोटो है टू ऐड सम नॉलेज टू एग्जिस्टिंग वन। थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, मुझे उसमें कुछ और ऐड करना है। और वहां पर क्या है, टू फाइंड ए सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड। मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मुझे उससे दूर करना है, उसके लिए मैं रिसर्च करूंगा। कौन सी करूंगा, अप्लाइड। चलिए, तो पहला क्राइटेरिया हो गया एप्लीकेशन के बेस पे। दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव के बेस पे कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। 4 पार्ट है इसके, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी। तो पहले मैं बात करूंगा कोरिलेशन की। देखें आप, कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, इट्स ए स्टडी or basically what we want to do to establish the existence of a relationship between 2 or more aspects। किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके सामने कुछ वेरिएबल्स हैं, आप उनके बीच रिलेशन चेक करना चाहते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसमें रखा हुआ है कि अगर मैं किसी मार्केटिंग की बात करूं, कंपनी की बात करूं, तो कंपनी देखती है कि साहब हम जो विज्ञापन लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे हमारी सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसा आप सब जानते हो आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारी कंपनी ने एड में पैसा लगाया, हम जानना चाहते हैं हमारी एडवर्टीजमेंट कितनी इफेक्टिव है, क्या सेल और विज्ञापन के बीच कोई कोरिलेशन है, क्या एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ाने से सेल बढ़ रही है। तो ये कौन सी स्टडी होगी आपकी, कोरिलेशन। सिंपल। चलिए, कोरिलेशन के बाद अब जो बची हुई 3 है, अगेन मैंने एक टेबल में इसको समराइज कर दिया, 1 बाय 1 मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी। एज इट्स नेम, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, कुछ जानना चाहते हो आप। तो देखें आप, बेसिक फैक्ट्स के बारे में, सेटिंग एंड कंसर्न्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, या क्रिएट ए जनरल मेंटल पिक्चर ऑफ कंडीशंस की मार्केट में जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फॉर्मुलेट एंड फोकस द क्वेश्चंस ताकि वो फर्दर रिसर्च हमारे काम आ सके, या जनरेट द न्यू आइडियाज, न्यू कंजेक्चर्स, न्यू हाइपोथेसिस। ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा नाम है एक्सप्लोरेटरी। फाइन। और क्या है, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च। क्या ये जो रिसर्च का टॉपिक है ये फिजिबल है, हम उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। क्या इस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है, मान लो कोई नया टॉपिक है, ठीक है, तो क्या हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी है। सपोज आपने कहा कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माय नॉलेज कि पहले क्या चल रहा था, अब क्या हो गया है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ नॉलेज में, उस रिसर्च के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उस एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो ये सारे के सारी क्या होगी, एक्सप्लोरेटरी। दूसरी बात हम करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। सोशल साइंस में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे जो रिसर्च करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मींस वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर फिनोमेना, कि सब मार्केट में कोई चीज चल रही है उसके बारे में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे कभी आप पढ़ते होगे यूजी में, पीजी में, क्वेश्चन कहते थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, राइट ए एसे, 100 वर्ड्स में ये बात लिखो। आप क्या कर रहे हो, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बारे में आपको कितना पता है, वही बात मैं यहां करूंगा। प्रोवाइड ए डिटेल्ड बट हाईली एक्यूरेट पिक्चर। सिंपल ऐसे नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हम किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी की हम गारंटी दे रहे हैं। और लोकेट द न्यू डाटा, किसका, दैट कॉन्ट्राडिक्ट द पास्ट डाटा, कि सब किसी ने एक बात कही, हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो सही थी या गलत थी। दूसरी बात, क्रिएट ए सेट ऑफ द कैटेगरीज और द क्लासीफाई द टाइप्स, किसी भी चीज के बारे में क्लासिफिकेशन करना, या क्लैरिफाई ए सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, कि कुछ ही पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट है उसके कुछ पर्टिकुलर फिक्स स्टेप्स हैं किसी प्रॉब्लम के, क्या आप वेरीफाई करना चाह रहे हो वो है या नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। या डॉक्यूमेंट्स एज ए कॉजल प्रोसेस। कॉजल प्रोसेस क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मीन्स किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे टेस्ट ए थ्योरीज प्रेडिक्शंस, साहब किसी ने एक थ्योरी बनाई,
हम उसकी जो थ्योरी की जांच है, उसके जो किसी ने कोई प्रिंसिपल दिया, हम उसकी जांच करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी, यानी मेरी रिसर्च उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेगी इन ए न्यू वे, इन ए बेटर वे, फाइन। और कोई थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आपको पता है बट आप उसको एलोबरेट कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को इनरिच कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। या कोई एक थ्योरी गिवन है, सपोज मैंने कहा न्यूटन ने लॉ दिया, हम उस थ्योरी को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या साहब ये सभी पे लागू होता है, ठीक है। जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया था कि सब ग्रेविटी का लॉ होता है, तो सिंपल उसने पढ़ते हैं हम कि एप्पल से शुरू किया, पर बाद में उसने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया कि नहीं साहब ये सभी चीजों पे लागू होता है, ठीक है ना। और सपोर्ट और रिफ्यूज, या तो एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम सपोर्ट करेगी हमारी रिसर्च, या ऑल टुगेदर उसको रिफ्यूज कर देगी, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, उसको और फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। लिंक द इश्यूज और टॉपिक्स विद ए जनरल प्रिंसिपल, और डिटरमाइन कौन सी एक्सप्लेनेशन आपकी बेस्ट है। तो ये तीनों की समरी मैंने आपको बता दी, बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च अब हमारी आती है इंक्वायरी के पर्सपेक्टिव पे, यानी जो हम इंक्वायर करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। पहली का नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड, दूसरी का नाम अनस्ट्रक्चर्ड। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ईच एंड एवरी स्टेप इज प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित है सब कुछ। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है, लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। यहाँ पर रिसर्चर के हाथ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, और ये क्या है, कंपैरेटिवली रिजिड है, फिक्स्ड है ये, ठीक है। देखें यहाँ पढ़ के, स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, आपका रिसर्च का डिजाइन, आपका सैंपल का साइज, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, पहले से ही निश्चित है। अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, इसके जस्ट अपोजिट कंट्रास्ट में क्या करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करती है। तो स्ट्रक्चर कहाँ लगती है, स्ट्रक्चर के अंदर देखें, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ए प्रॉब्लम, इशू और ए फिनोमेना। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, प्रीडोमिनेंटली यूज्ड टू एक्सप्लोर इट्स नेचर। एक सिंपल एग्जांपल मैं शेयर करता हूं आपके सामने, जैसे कहता इफ यू वांट टू रिसर्च द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एन इशू, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके आप अलग अलग एंगल से देखना चाहते हो, जैसे एक्सपीरियंस बाय द पीपल लिविंग इन ए कम्युनिटी, कि सब एक समाज में, कम्युनिटी में लोग रहते हैं, वो किसी एक चीज को कैसे देखते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज क्या है, ठीक है। तो क्या हो गया ये, दीज आर बेटर एक्सप्लोर्ड बाय द अनस्ट्रक्चर्ड। सी, क्योंकि आप किसी के बिहेवियर के बारे में या उस कम्युनिटी में लोग कैसे रह रहे हैं इसके बारे में जांच करना जा रहे हो, तो पहले से कुछ हम निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल हैव ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, अब देखो यहां पर बात आ गई हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी का मतलब नंबर की बात आ गई, क्वांटिटी की बात आ गई, तो ये कौन सी होगी हमारी, स्ट्रक्चर्ड। और वहां पर जहां क्वालिटी की बात आती है उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ये बात सेम आगे आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूं इस एग्जांपल के बाद। ये आ गया, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। तो ये भी एक नाम है स्ट्रक्चर्ड का, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात होती है, नंबर्स की बात होती है। मैंने कहा कितने लोग इस विचारधारा को मानते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है। लोग ऐसा क्यों मानते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके लिए तो मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना, मैं पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो जहां वाई की बात आ गई तो अनस्ट्रक्चर्ड है, जहां बात आ गई सब हाउ मच, हाउ मेनी, वहां क्या आ गया, स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बात आ गई क्वांटिटेटिव की, ये बात आ गई क्वालिटेटिव की। क्लियर। जो एग्जांपल मैंने दिया वो आपको सारा यहां पर गिवन है। जैसे बिहेवियरल साइंस है, तो बिहेवियर किसी के बारे में जानना, किसी के बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन करना क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना, कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। जैसे एग्जांपल देखें, आप क्या डिस्कवर करते हो, अंडरलाइंग मोटिव ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कि एक किसी व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर है। तो कौन सी है, अनस्ट्रक्चर्ड। चलिए नेक्स्ट आता है रिसर्च अप्रोच पर्सपेक्टिव। आपकी अप्रोच कैसी है, तो उसमें पहला पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एज इट्स नेम, कि आप पास्ट को लेकर रिसर्च कर रहे हो, किसी टाइम पीरियड को लेकर रिसर्च कर रहे हो। जितनी भी रिसर्च हिस्टोरिकल होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम की बात करती हैं। जैसे आप ये जानना चाहते हो कि एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी में ओवर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या चेंजेस आते हैं, यानी जब वो इनोसेंट है तब क्या उसका बिहेवियर होता है,
जब वो अडल्ट होता है तो कैसे बिहेव करता है, जब वो ओल्ड एज में आता है, यानी एक पर्सन है, सेम पर्सन है, पर हर टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता जाता है। ये कौन सी रिसर्च है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इसकी अगेंस्ट एक और आती है क्रॉस सेक्शनल। इसके बिल्कुल अपोजिट, क्रॉस सेक्शनल मीन्स बिटवीन द टू सेक्शंस। अलग अलग वर्गों की रिसर्च करते हैं आप, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? साहब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 2 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, ए पे फिर बी पे, तो ये क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल। मैंने कहा साहब मैन का ये रिस्पॉन्स है, वुमेन का ये रिस्पॉन्स है, क्रॉस सेक्शनल बिटवीन 2 कैटेगरीज और मोर देन 2 कैटेगरीज, तो वो क्या होगा? क्रॉस द सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन कम्स लॉजिक बेस्ड। लॉजिक वाला कंसेप्ट आपने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते होंगे। बहुत ही फेमस रिसर्च होती है 2 हमारे पास, एक होती है साहब इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। बहुत कॉमन, आप नाम याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप। इंडक्टिव को बोल रहा हूं बॉटम अप, इसको क्या बोलते हैं? टॉप डाउन। अब ये है क्या? देखें आप इसको। अगर आप कोई नई थ्योरी जनरेट करना चाहते हो, आप कोई नई थ्योरी जनरेट करना चाहते हो तो कौन सी रिसर्च है? इंडक्टिव। अगर आप किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो, आप यूं समझे डिडक्टिव थोड़ा उल्टा वे में चलता है, इंडक्टिव चलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिडक्टिव में क्या हो रहा है? हम थ्योरी एस्टैब्लिश हो चुकी है उसको टेस्ट कर रहे हैं। इंडक्टिव में मैं थ्योरी जनरेट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा? जब मैं इंडक्टिव सर्च करूंगा तो शुरू कहां से करूंगा? स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है और मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा? कि साहब मैंने थ्योरी बना दी। अब वहां देखना, स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस। पहले ही टेंटेटिव सॉल्यूशन मेरे माइंड में आ चुका कि मैं रिसर्च शुरू कर रहा हूं, मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए। माइट भी आपकी रिसर्च सेम रिजल्ट दे दे या ना दे, ये बात की बात है। तो पहले हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे एंड एंड रिजल्ट ऑफ द रिसर्च इज कंफर्मेशन और रिजेक्शन। या तो आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, जो टिपिकल रिसर्च में हम करते हैं। टिपिकल रिसर्च का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो हम पहले हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट। और यहां पर कोई हाइपोथेसिस नहीं होती क्योंकि मुझे थ्योरी को जनरेट करना है, मुझे थोड़ी पता रिजल्ट क्या आने वाला है। यहां पर क्या होता है? स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहले हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो तो आपकी रिसर्च क्या होगी? हाईली स्ट्रक्चर्ड। यहां पर क्या होगा? लेस स्ट्रक्चर्ड। और बात करूं मैं स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल। और जो मैंने पहले कहा याद रखने के लिए कि साहब इंडक्टिव इज कॉल्ड एज ए बॉटम अप। इसको क्या बोलते हैं? बॉटम अप। उसको क्या बोलते हैं? टॉप डाउन। यहां क्या होता है स्टेप? देखें आप, ऑब्जर्वेशन, पहले आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, फिर एक पैटर्न बनाओगे, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, फिर थ्योरी बनाओगे। ये उल्टा चलेगा, थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, फिर आपकी हाइपोथेसिस या तो कंफर्म हो जाएगी या वो रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम न्यू इनसाइट पे जा रहे हैं, इंडक्टिव रिसर्च कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है? इट्स ए मेथड ऑफ वेरिफिकेशन वेदर दैट लाइक रिसर्च इज ट्रू और नॉट। कोई टॉपिक के ऊपर किसी ने बात कह दी, वो ठीक है या गलत है, हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक और डिफरेंस आप याद रखना, ये क्वालिटेटिव होता है और ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव, ठीक है। बहुत सिंपल। अभी मैंने क्या बताया था? जब मैंने स्ट्रक्चर्ड की बात की थी, याद रखने के लिए बता रहा हूं, जब मैंने स्ट्रक्चर्ड की बात की थी मैंने वर्ड यूज किया था क्वांटिटेटिव, सेम वर्ड इज देयर। और जब अनस्ट्रक्चर्ड है, लेस स्ट्रक्चर्ड है, तो वहां क्या होता है? क्वालिटेटिव। क्लियर? डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं, यहां पर ऑब्जर्व कैसे करते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हो, वहां पर क्या है? क्वेश्चनर एंड अ सर्वे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Some other types of research are there. Other types के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं conceptual. Conceptual means किसी कंसेप्ट के बारे में जानना। जितने भी फिलोसफर्स हैं जो किसी एक आइडियोलॉजी को जनरेट करते हैं या हम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो रिसर्च को क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल। इट इज यूज्ड बाय द फिलोसफर्स, ठीक है। दार्शनिक जो फिलोसफर होते हैं ना, वो रिसर्च कौन सी करते हैं? कंसेप्चुअल। क्या करते हैं? रिसर्चर शुड कलेक्ट द डाटा। क्यों करेगा? टू प्रूव और टू डिसअप्रूव हिज हाइपोथेसिस। उसकी मान्यता क्या थी, उसको प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए वो क्या करेगा? कंसेप्चुअल रिसर्च करेगा, ठीक है।
जितनी भी आइडियोलॉजी हैं वो सारी की सारी क्या है, इस रिसर्च के अंदर आती हैं, कंसेप्चुअल के अंदर। चलिए नेक्स्ट, जो बहुत कॉमन आप देखते हो, एम्पेरिकल। ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। एम्पेरिकल मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम। सिस्टम क्या कहता है, थ्योरी क्या कहती है, मैं नहीं मानता साहब, मैं तो ऑब्जर्व करूंगा, मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं तो टेस्ट करके देखूंगा। जितनी भी मेडिकल साइंस में रिसर्च होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग ये हो गया, ये रहा एक्सपेरिमेंटल, और इसी को नाम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल। क्लियर? होता क्या है, इन सच ए रिसर्च इट इज नेसेसरी टू गेट एट द फैक्ट्स फर्स्ट हैंड। आप खुद अपने आप से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो, एंड एक्टिवली टू गो अबाउट द डूइंग सर्टेन थिंग्स। किस लिए? टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ए डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। जो जानकारी आपको चाहिए आप खुद रिसर्च कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एम्पेरिकल रिसर्च करते जा रहे हो। तो ये आ गया, डाटा इकट्ठा करने वाली बात आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा आ गया इस रिसर्च के बारे में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम एक बात है कॉजल। सुना होगा आपने, कॉज एंड इफेक्ट, याद होगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कोरिलेशन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट का सेल पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है साहब, अब मैं क्या कह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट का सेल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट देख रहा हूं भी, क्या सेल पे कोई प्रभाव पड़ता है विज्ञापन करने का। तो ये कौन सी रिसर्च होगी, कॉजल। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि एक पेशेंट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमने एक रिसर्च की, यार हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों को आती है जो थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। तो हम क्या देखना चाहते हैं, क्या स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्ट इश्यू ज़्यादा आते हैं। तो कौन सी रिसर्च होगी, कॉजल। नेक्स्ट, एक्शन, एज इट्स नेम, एक्शन लेना है आपको। एक्शन क्या होता है, टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट कमर्शलाइज करती है उससे पहले उसकी टेस्टिंग करती है। चाहे वो नई गाड़ी लॉन्च करें, पहले उसको 2-4-6 महीने चला के देखते हैं अलग अलग रोड्स पे, है ना, कि इंडियन कंडीशंस में वो गाड़ी कितना अच्छा माइलेज देगी, कहाँ कहाँ कमी आ रही है, इसका सस्पेंशन ठीक काम कर रहा है, गियर बॉक्स ठीक काम कर रहा है। तो वो टेस्ट मार्केटिंग है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग करती है। उसका पर्पस क्या है, एक्शन लेना। क्योंकि अगर मेरी टेस्ट मार्केटिंग कामयाब होगी तो मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूंगा, उसको कमर्शियलाइज कर दूंगा। तो ये क्या हो गया आपका, एक्शन। एक और अच्छा एग्जांपल, टारगेट सैंपल ले लिया आपने। सैंपल क्यों लेते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर। तो ये सब आपका आ गया टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है आपके पास, और उम्मीद है इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म और एक को बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव। ये दो अप्रोच हैं। तो बड़ी ही नटशल में समरी में बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी समझ में आएगा क्या है ये कंसेप्ट। पहली बात, ये दिया किसने, नाम याद रख लेना, ऑगस्ते कॉम्टे। ऑगस्ते कॉम्टे है जो पॉजिटिविज्म के फादर हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, एक वर्ड आता है एपिस्टेमोलॉजिकल। अब ये एपिस्टेमोलॉजिकल क्या है, कि पॉजिटिविज्म की बात कब हुई साहब, ये दो अलग अलग इश्यूज आए 1829 में, फिर 1851 में। तो पर्पस क्या है जो मेरा बताने का, यहाँ देखें आप, जो ये वर्ड है ना एपिस्टेमोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नॉलेज। द स्टडी ऑफ अ नॉलेज क्या डील करता है, ये डील करता है सब नॉलेज कहाँ से आई, कि जो लोगों की बिलीफ है वो कहाँ से आई, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, और इसके मेथड क्या है। नॉलेज को एक्वायर करने के क्या मेथड्स हैं। तो ये टर्म किसने दी थी, नाम याद रखना आप, फ्रेडरिक फेरियर। दिस इज द नेम ऑफ ऑथर हु एडवोकेटेड दिस टर्म। अब एपिस्टेमोलॉजी को हम 3 पार्टें पढ़ते हैं। 3 पार्ट क्या है, सबसे पहले एक टर्म आई थी, उसका नाम था थियोलॉजी। थियोलॉजी को हम बोलते हैं रिलीजियस स्टडी, धर्मशास्त्र। कि सब हम ये मानते हैं पुराने जमाने के अंदर लोग जो भी काम करते थे वो थियोलॉजी के बेस पे था, धर्म के अनुसार था। जो भी हम अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करें, चाहे हम बाइबल की बात करें, कुरान शरीफ की बात करें, हम ग्रंथ साहब की बात करें, तो उसमें जो बातें लिखी गई थी कि ये सही है ये गलत है, लोगों ने उसको फैक्ट माना, थियोलॉजी को बेस माना। पढ़ते थे ना हम कि सब जब साइंस नहीं थी तो कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे पहले लोगों को मेडिकल टेस्ट नहीं होते थे, तो ये थोड़ी पता था कि इसका हार्ट फेल हुआ है, वो ये कह रहे थे शायद
कोई ऐसी बीमारी आ गई प्राकृतिक जिसको हम कोई नहीं पता कर पाया और उसकी डेथ हो गई, उसके बुरे कर्मों का नतीजा था ये, सॉर्ट ऑफ इस तरह की सोच रखते थे वो लोग, क्योंकि वो बात करते थे धर्मशास्त्र की, थ्योलॉजी की, जो होता है धर्म के हिसाब से होता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, सिर्फ उनका फेथ था। उसके बाद एक वर्ड आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स वर्ड थोड़ा उससे आगे चला गया, इसमें बात की गई नेचर्स लॉ, प्रकृति का जो नियम है वो सही है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना, नेचर को आप टॉर्चर करोगे तो नेचर अपना रिएक्ट करेगी, कभी तो तूफान आ गया, कभी सुनामी आ गई, ठीक है, भूकंप आ रहे हैं, वो क्या है, हम कहते हैं जी मदर नेचर है, आपने डिस्टर्ब कर दिया, ह्यूमन ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर दी, जंगल को ख़त्म कर दिया हमने। तो मेटाफिजिक्स बात करता है नेचर के लॉ की। पर जब ये पहली बार साइंस की बात आती है ना, तो वहाँ ये वर्ड आया पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म वर्ड क्या आया, साइंस को लेकर आया। ये कहता है सब हर चीज का कारण होता है, कोई भी घटना अपने आप घटित नहीं होती, किसी धर्म के हिसाब से नहीं हुई, प्रकृति के हिसाब से नहीं हुई, उसका कोई ना कोई वैलिड रीजन है। यानी आप जो भी बात करोगे वो साइंटिफिक करोगे, लॉजिकल बात करोगे, वेग बात नहीं करोगे। ये बात किसने कही, पॉजिटिविज्म ने। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल की। देखें आप, इन 5 एलिमेंट से आपको पॉजिटिविज्म के बारे में पता लग जाएगा। पॉजिटिविज्म क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सबके लिए, नो बायसनेस। दूसरी बात क्वांटिटेटिव, हर चीज का मेजरमेंट हो सकता है, हर फैक्ट मेजरेबल है। एक्सपेरिमेंटल, फैक्ट्स, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सारी की सारी बातें कहाँ होती हैं, साइंस के अंदर ही तो होती हैं। साइंस बिलीव नहीं करती किसी भी चीज पे कि साहब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, साइंस कहती है हम नहीं मानते कोई पैरानॉर्मल कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम भूत प्रेत वगैरह बोलते हैं। तो उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉजिटिविज्म किसके ऊपर बात करता है, 2 एस्पेक्ट्स के। देखें यार, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एज इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट। सबसे जरूरी चीज याद रखनी है पॉजिटिविज्म को कहने का मतलब, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द, कहता सिर्फ साइंस है जो ये डिसाइड करती है हर चीज का क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरी बात ये कहती है साइंस इज ए मैकेनिस्टिक, एज रिसर्चर डेवलप हाइपोथेसिस टू बी प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, करके दिखाओ बाया एप्लीकेशन। थियोरेटिकल बात नहीं करनी है कि आपने कहा जी भगवान की देन है, नो, कारण क्या है, साइंस है ये, ठीक है। अब नो डाउट साइंस के अंदर हर बात का जवाब नहीं मिलता, तो वो उसके ड्रॉबैक्स बन के आगे। देखो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, पॉजिटिविज्म विश्वास करती है सिर्फ एक्सपीरियंस पे एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपके साथ कुछ घटना हुई है तभी मानेंगे वो सत्य है। कहते हैं ना, आंखों से देखा आपने तो विश्वास करो वरना मत करो, कहीं सुनी बात तो विश्वास मत करो। बट कई बार हमारी सिक्स सेंस भी हमें कुछ काम करने को बोलती है, तो वो क्या है, वो ड्रॉबैक है पॉजिटिविज्म का। और अडॉप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म इन ऑल काइंड ऑफ स्टडीज कैन बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा हर स्थिति में साइंस एप्लीकेबल नहीं होती, सिर्फ हर चीज को रेशनली सोचते जाओ आप, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए जो दूसरी टर्म आई वो दोहराया पोस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिविज्म के आगे गए हम पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलता है, कहता सिंस द इंस्पेक्शन, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई तो फोकस किस पे गया हमारा, पॉजिटिविज्म बात कर रहा था रियलिटी की, अब हम बात करने लगे क्रिटिकल रियलिटी। क्रिटिकल रियलिटी वर्ड हम यूज करने लगे। द एम्फेसाइज वाज टर्न्ड अवे फ्रॉम द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। पहले क्या था, हम पॉजिटिविज्म में एब्सोल्यूट चीज घटना होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, फिर हमने बात करने लग गए किसकी, पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की बात करने लग गया। सो नाउ द साइंटिस्ट वाज पोर्ट्रेड एज ए पर्सन हु कंस्ट्रक्ट द नॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली नोटिंग द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। एंड नो मैटर हाउ फेथफुली द साइंटिस्ट अडेयर्स टू साइंटिफिक मेथड, ऐसा नहीं है कि हर साइंस का रिजल्ट प्रैक्टिकली सही होगा ही होगा। रिसर्च आउटकम्स आर नाइदर टोटली ऑब्जेक्टिव नॉर अनक्वेश्चनेबल। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज अ पोस्ट पॉजिटिविज्म। और बेटर वे में देखें इसको, ये क्या कहता है, कहता पॉजिटिविज्म ने कहा था हर चीज एम्पिरिकल होगी, ठीक है, लॉजिकल होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं हमारे को, क्योंकि पॉजिटिविज्म का टच तो है ही इसके अंदर। बट पोस्ट में क्या कहता, ए प्रॉपर एस्टीमेट कैन बी मेड अबाउट एन इवेंट, हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद जब बात हुई कि साइंटिफिक लॉजिक एंड जनरल लॉजिक, ये कह रहा है साहब जो पॉजिटिविज्म ने कहा वो दोनों चीजें ठीक है, साइंटिफिक लॉजिक भी हो
और एक साथ में क्या होना चाहिए आपका जनरल लॉजिक, are essentially the same process and there is a no difference between the two। कि जो साइंस कहती है, जो साइंटिफिक लॉजिक कहते हैं, वो सेम बात हम जनरल लॉजिक से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात के ऊपर हम साइंस के ऊपर रिलाई करें। तो यहाँ पर थोड़ी सी साइंस के आगे की बात होने लग गई। तो कहते साहब all the observations are unstable and there is an error and all these principles are reusable। हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। So it believes that होना क्या चाहिए, नटशेल बताता हूं आपको। द गोल ऑफ दिस थ्योरी इज, कहते सब साइंस का गोल क्या होना चाहिए, टू अचीव द एम ऑफ द ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ करेक्ट मेथड्स। चाहे वो मेथड आपके एम को अचीव कर पाए, चाहे वो नहीं कर पाए। बेटर वे में समझने के लिए मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इस तरीके से बताऊंगा जहां पर पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाएगी। इसको आप याद कर लेना। पॉजिटिविज्म क्या है, क्वांटिटेटिव, ये क्या है क्वालिटेटिव, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, और वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव व्यू। थोड़ा ह्यूमन टच की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक है। पॉजिटिविज्म क्या है, प्योरली साइंटिफिक। ये बात करता है साइंस, किसकी बात करती है, एक्सपेरिमेंट्स की। ये बात करता है सब इंटरप्रेटिज्म, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है किसी एक चीज को लेकर। आपकी सोच कुछ हो सकती है, मेरी सोच कुछ और हो सकती है, ठीक है। और यहां पर हमने बात की थी अभी टोटली बेस्ड ऑन द रियलिटी, रियलिस्टिक है, जबकि ये क्या है क्रिटिकल रियलिज्म की बात करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिविज्म एंड द पोस्ट पॉजिटिव। इतना जानना आपके एग्जाम के लिए काफी रहेगा। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जैसे हमने ऊपर आपको बताया मीनिंग में कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक एफर्ट है ये। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ है, कुछ स्टेप्स है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स ब्लाइंडली। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये 10 स्टेप्स में बात की गई है। हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, हम उसके ऊपर लिटरेचर इकट्ठा करते हैं, फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो वर्किंग हो, जिसमें हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी रिसर्च होगी कैसे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद आपका सैंपल का डिज़ाइन, इसी का पार्ट कह सकते हैं उसको आप। फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे, एनालिसिस करने के बाद आपकी हाइपोथेसिस ने क्या कहा था वो टेस्ट करेंगे, रिजेक्ट है या एक्सेप्ट कर लिया आपने, और फिर इन बातों को हम इंटरप्रेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, और फाइनली इसकी हम समरी बनाकर थ्योरी की अपनी रिपोर्ट बना देंगे। इसको बोलते हैं थीसिस बन जाएगी आपकी। वन बाय वन सभी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। चलिए वेरी फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। कहता बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं यहाँ पर 2 तरह की प्रॉब्लम की बात करता हूँ। पहली बात विच रिलेट टू द स्टेट ऑफ नेचर एंड दोज विच रिलेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। या तो आप किन्हीं 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात करोगे, या आप बात करेंगे रिलेट टू द स्टेट ऑफ नेचर की कोई घटना ऐसी है तो क्यों है, ठीक है साहब। सो एट द वेरी आउटसेट रिसर्चर क्या करेगा, ही मस्ट सिंगल आउट कि मैं क्या स्टडी करना चाहता हूं। ही मस्ट डिसाइड द जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप एमफिल पीएचडी करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके गाइड का आपके सामने यही आने वाला है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या। आपने कहा सर मैंने एमकॉम किया है, सर मैंने एमए इंग्लिश किया है। भैया एमए इंग्लिश तो किया है, पर रिसर्च किसके ऊपर करोगे, कंटेम्प्रेरी पे करोगे, लिटरेचर में करोगे, किस टाइम पीरियड की रिसर्च करोगे, ठीक है ना। या कॉमर्स की बात करूं मैं, साहब मैंने फाइनेंस कर रखा है, मैं मार्केटिंग से हूं, मैं एचआरएम से हूं, कहाँ से वो ठीक है, बट अब बात आती है आपको फोकस करना है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो पहली बात ये कि हम डिसाइड करेंगे हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है। सो इनिशियली पहले देखो, शुरुआत में हम स्पेसिफिक नहीं होते, पहले हम एक ब्रॉड आइडिया लेके आते हैं। सपोज मैंने कहा सर मैं ना फाइनेंस में रिसर्च करूंगा। अब फाइनेंस में तो बहुत बड़ा एरिया हो गया साहब, तो पहले एक ब्रॉड एरिया डिसाइड करो, फिर हम स्पेसिफिक होते जाएंगे। फिर हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि जो आप करने जा रहे हो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक साइंटिफिक इंक्वायरी करोगे कि मेरी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या होने जा रही है। उसके लिए हम दूसरे स्टेप को पढ़ेंगे जो सबसे जरूरी है कि मान लीजिए मैंने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, सर मैं ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर रिसर्च करूंगा। अब इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आज से पहले कितने लोगों ने रिसर्च किया, ठीक है। किसी ने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया,
किसी ने पॉलिसी होल्डर के पॉइंट ऑफ से किया, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पे किया, किसी ने जनरल इंश्योरेंस पे किया। तो मेरा जो दूसरा काम रहेगा वो ये कि उस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी मैं इकट्ठी कर सकता हूँ वो मैं लेके आऊँगा। उसको बोलते हैं लिटरेचर सर्वे, या इसका नाम बोलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये सेकंड चैप्टर होता है हमारी थीसिस का। ये क्या होता है, कहता है इट्स ए कंपल्सरी फॉर ए रिसर्चर टू राइटिंग ए थीसिस। किसके लिए? पीएचडी डिग्री लेने के लिए। और उसके लिए वो क्या करता है, जो उसका रिसर्च बोर्ड होगा उसको पहले ये कहेगा कि साहब आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको कोई 10, 20, 30 आर्टिकल थीसिस पढ़नी पड़ेंगी कि सर इस टॉपिक में ना इस रिसर्चर ने ये बोला है, दूसरे रिसर्चर ने सर ये एंगल पकड़ा। नाउ क्वेश्चन कम्स, आप क्या करोगे? तो कोई लूप होल एरिया आपको भी चाहिए ना, उसको बोलते हैं रिसर्च गैप। कि सर मेरे ख्याल से ये रिसर्च ऐसी हुई थी, मैं इसको अपने एंगल से ऐसे करना चाहता हूँ। तो सारी बातें कब डिसाइड होंगी? जब आपके पास अच्छा खासा लिटरेचर होगा। और आज की डेट में लिटरेचर इकट्ठा करना बहुत आसान है। आप गूगल को यूज़ करते हो। अच्छा, शोध गंगा एक साइट है जिसके ऊपर बहुत सारी थीसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाल रखी हैं। शोध गंगोत्री एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहाँ पर बहुत सारी सिनॉप्सिस हैं, अभी हम पढ़ेंगे नीचे एक टॉपिक के अंदर उनको। तो ये वाला काम क्या हुआ, आप किसी जर्नल की प्रोसीडिंग देख सकते हो, किसी बुक को रेफर कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। पर्पस एक है, टॉपिक को फाइंड करना। उसके बाद देन डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। आप देखो फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट आपका स्टेप था वहां तो मैंने एक ओवरऑल टॉपिक उठाया। अब मैं बात करूंगा उस टॉपिक में मेरी वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी जिसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं एक्चुअल के अंदर। सो आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे रिसर्चर शुड स्टेट इन क्लियर टर्म्स कि मेरी वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होगी। और हाइपोथेसिस होती क्या है, बहुत सिंपल भाषा में बात करें, इट्स ए टेंटेटिव। टेंटेटिव होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये मेरी कंजम्पशन है। रिसर्च करने से पहले ही मेरे माइंड में उसका रिजल्ट पता होगा, मुझे मतलब पता होगा, मतलब कि मैं एस्टिमेट करूंगा, ठीक है, कि ऐसा होगा। जैसे मैंने कहा सर एक है LIC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, और बाकी है प्राइवेट्स। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करूंगा तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर डूइंग ग्रेट जॉब। मेरी सोच है, मेरी हाइपोथेसिस है। हो सकता है मेरा रिसर्चर कह दे जी आप गलत सोच रहे हो, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है LIC तो एनी हाउ मैंने पहले क्या माना, हाइपोथेसिस, वो मेरी क्या है, वर्किंग, ठीक है। एंड किस लिए बनाते हैं, इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस को डिजाइन करना है। अब हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन नेट में आया था। हाइपोथेसिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। एंड लिमिटेड टू द पीस ऑफ रिसर्च इन हैंड, जो मेरे सामने समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने वाली हो। क्यों? क्योंकि इसको हमें टेस्ट करना है। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं रखते हैं हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। रोल क्या है, टू गाइड द रिसर्चर, क्योंकि मेरी हाइपोथेसिस ही मुझे अल्टीमेट गाइड करेगी मुझे करना क्या है। अब चलो जी, मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया, मैंने उसके ऊपर डाटा इकट्ठा कर लिया, मैंने अपनी हाइपोथेसिस बना ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बात करूंगा रिसर्च डिजाइन की, सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी आपको बता दूं, जो बच्चे PhD कर रहे हैं वो बेटर समझ पाएंगे मेरी बात को। आपसे वाइवा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग डिज़ाइन पे होती है, सबसे ज़्यादा। क्या होता है डिज़ाइन? सब मैं रिसर्च शुरू करने जा रहा हूँ, मेरा डाटा कलेक्शन कैसे होगा, क्या मैं प्राइमरी करूँगा या मैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करूँगा? प्राइमरी करूँगा तो मेरे मेथड्स कौन से होंगे, सेकेंडरी करूँगा तो मैं डाटा कहाँ से लाऊँगा, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके आऊँगा या किसी प्राइवेट कंपनी की साइट से लूँगा? प्राइमरी लूँगा तो मैं लोगों से पूछूंगा, किन लोगों से पूछूंगा और कैसे पूछूंगा? सर्वे करूँगा, पर्सनल इंटरव्यू करूँगा, वो मेथड है सारे इसके। ओके, सैंपल होगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा? सैंपल इकट्ठा होने के बाद मैं टूल कौन सा लगाऊंगा, स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा यूज़ करूँगा? सारी चीज़ें बिल्कुल पहले रिसर्च शुरू करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आप सोचोगे जी पहले कैसे पता होता है, हम तो स्टूडेंट होते हैं, हमें तो आइडिया नहीं होता ना कौन सा टूल लगने वाला है। बट ये स्टडी आपको करनी होगी कि मैं जो टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर जितने लोगों ने काम किया, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कौन सा टूल लगाया, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा। यानी हो सकता है मैं एग्जाम में अपने थीसिस में 2 ही टूल लगाऊंगा, पर मैं सिनॉप्सिस में डिज़ाइन में 3-4 टूल लिख दूंगा कि साहब मेरा ये ब्रॉड एरिया होगा। तो ये सारी बातें आपकी आएंगी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। डाटा कलेक्शन है, मेजरमेंट है, ठीक है, एक प्रॉपर आउटलाइन है। बेसिकली ये ब्लूप्रिंट है आपकी थीसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अब बात आती है मेरा डिज़ाइन कैसा होगा। रिसर्च डिज़ाइन के भी पार्ट्स हैं आगे। देखें आप 4 डिज़ाइंस, 4 डिज़ाइन कौन से हैं मैं उनकी बात करूंगा, सिर्फ मेन बात बता दूंगा आपको। सबसे पहले सर्वे होगा सर मेरा डिज़ाइन। दूसरा, सर मैं तो सर्वे नहीं करूंगा, सर मैं तो लैब में एक्सपेरिमेंट करूंगा। साइंस वाले बच्चे करते हैं। सर मैं तो ना तो एक्सपेरिमेंट करूंगा ना सर्वे करूंगा, घर बैठ के गूगल से डाटा इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मेरा डिज़ाइन कौन सा है, सेकेंडरी है। एक और तरीका, नहीं सर मैं तो लोगों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा, या मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है मैं उस पर काम करूंगा। तो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, चलिए 5th स्टेप, ये रिसर्च डिज़ाइन का ही पार्ट है, मैंने अलग से शो कर दिया, सैंपल डिज़ाइन। सैंपल का फंडा क्या है, इसको थोड़ा समझे आप। सबसे पहली बात कि जो मेरे को टेस्टिंग करनी है, जो मेरा टारगेट एरिया है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है साहब, उस पॉपुलेशन में से मैं लूंगा सैंपल। ठीक, पॉपुलेशन में से मैं क्या लूंगा, सैंपल। मान लीजिए अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 के टेस्ट करती है, तो आपको ही पता है टेस्ट हमारे यहाँ 100% नहीं हो रहे, सभी के टेस्ट नहीं होते। जिसमें सिम्टम है उसके टेस्ट कर लिए, जिस पे डाउट है उसका टेस्ट कर लिया, कि सर मैं कल उसके टच में आया था, इसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है, तो चलो मैं भी टेस्ट करवा लूंगा। क्या हो रहा है, ये रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। सैम्पलिंग का मतलब है इट्स ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। 100% अगर आप चेकिंग कर लोगे तो यूनिवर्स यानी कंप्लीट एन्यूमरेशन हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे ब्लड टेस्ट है, बहुत अच्छा एक तरीका है सैंपल को समझने का, कि पूरी बॉडी का ब्लड ना लेके आपने 2 ड्रॉप्स लेके बता दिया कि इस प्रॉब्लम पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो सैंपल डिज़ाइन के अंदर हम बात करते हैं सैंपल की। क्लियर, तो सैंपल जहाँ पर आएगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, सैम्पलिंग करेंगे कैसे। तो फिर हम बात करेंगे सैम्पलिंग के मेथड्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा और डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आता है। 2 पार्ट होते हैं इसके साथ सैम्पलिंग के, एक को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग भी इसी का नाम होता है, यानी कि हम जहाँ पर रैंडमनेस की बात करते हैं। रैंडम क्या होता है, बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना किसी बायसनेस के रैंडमली पिक करना। तो पढ़ते हैं कौन से मेथड। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं सबके आने के चांस इक्वल है, हर चीज सैंपल में आ सकती है, यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज एन इक्वल चांस टू कम आउट। तो सबसे पहला मेथड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पहला मेथड आता है सिंपल रैंडम। सिंपल एज इट्स नेम, वेरी सिंपल। बच्चों में हम सब खेलते थे, सब 4 लोग हैं, चारों एक स्लिप पे अपना अपना नाम लिख लेंगे, एक स्लिप उठाएंगे, रैंडम सैंपलिंग। लॉटरी मेथड इसको बोलते थे, वो आपको दे रखा है। ठीक है, सभी के सिलेक्ट होने के चांस इक्वल होंगे इसके अंदर और कोई बायसनेस नहीं है। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग के अंदर 2 मेथड है। पहला है लॉटरी, जो मैंने आपको बताया, पेपर स्लिप्स बना लेंगे, नंबरिंग डाल देंगे, जो आपने चूज कर लिया वो नंबर आपका डिसीजन हो गया उसके ऊपर। तो चिट्स वाला जो आपने पढ़ा होगा बैग में डाल कर ही करते थे। एक और तरीका आता है, कई बार क्या होता है कि अगर 5 लोग हो तो हम स्लिप बना लेते हैं, 50 लोगों स्लिप बना सकते हैं। मान लो 5000 लोग हों तो स्लिप नहीं बन सकती ना, तो वहां पर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, उसका नाम है टिप्पेट टेबल। रैंडम नंबर्स की टेबल बनी बनाई मार्केट में आती हैं, उनको एक ऑथर ने दिया था, उसके लिए उसका नाम होता है टिप्पेट टेबल्स। मोस्ट फेमस बनी बनाई टेबल्स आती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर्स मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, ये टेबल का एग्जांपल है। अब मैंने कहा साहब ये बहुत सारा डाटा है, मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा जी मुझे चाहिए इसमें से 12 यूनिट्स। बहुत सारे हैं, मुझे 12 कौन से चाहिए, आउट ऑफ 5000 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स 5000। तो मैंने इसमें से देख लूंगा जो 5000 से कम संख्या है ना उसको उठा लूंगा। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा है, 2693 लिखा हुआ है, 2370 लिखा हुआ है, मेरे दोनों सेलेक्ट कर लूंगा, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि ये मोर देन 5000 हो गया। तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आप बड़े यूनिट्स को, मैंने कहा साहब मुझे तो जो डाटा लेना है ना वो सिर्फ 10 यूनिट्स का लेना है, तो मैं कहूँगा इस टेबल में पहले 10 कॉलम्स में जो लास्ट अक्षर है वो उठा लो। ये लो, 3 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सिंपल है टिप्पर टेबल। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 5000 से नीचे वाले डाटा इकट्ठा किए थे, मैंने 12 यूनिट लेने थे, 12 यूनिट आपके सामने आ गए। क्लियर, तो चलो इसकी हम डिटेल की बात नहीं कर रहे ज़्यादा, बहुत सिंपल है ये। थर्ड वन कम्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका डाटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हेट्रोजिनिटी बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा है,
उसको होमोजीनियस डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। और स्ट्रैटिफाइड में जो होमोजीनियस के ग्रुप आप बनाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्राटा। ठीक है, जैसे ये आपको थियोरेटिकल दे रखा है, हेटेरोजेनिटी ज़्यादा है, होमोजेनिटी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1500, मुझे डाटा चाहिए कितने का, 150 का, यानी मुझे 10% सैंपल लेना है। 1500 में से 150 बच्चे छांटने हैं, तो मैंने बाइफर्केशन कर दिया। ये कॉलेज में 1500 बच्चे कैसे हैं सर, उसमें आर्ट्स के भी हैं जी, उसमें कॉमर्स के भी हैं जी, उसमें साइंस के भी हैं। ठीक है, कितने कितने हैं सब, 500 आर्ट्स के हैं, 7 के हैं, 300 किसके हैं, कॉमर्स के। चलो ऐसा करते हैं, 1500 का 10% लेना है, 150 बच्चे, तो 500 में 10 ले लेते हैं, 50 आर्ट्स से, 700 का 10% 70 ले लो कॉमर्स से, 300 का 10% ले लो साइंस से, टोटल आपका सैंपल तैयार हो गया 150। ये क्या बन गया, सैंपल। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्राटा बना दिया मैंने, ग्रुप बना दिया मैंने। तो ये सेम एग्जांपल आपको इसमें दे रखा है, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट वन कम्स सिस्टेमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमैटिक इज नेम, जहां पर हम एक सिस्टम में चलते हैं। अब सिस्टम में चलने का मतलब यहां पर क्या होगा उसको समझिए आप। जो आपके पॉपुलेशन का साइज है उसको मैं बोलूंगा कैपिटल N, उसको मैं सैंपल के साइज से डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए मेरे पॉपुलेशन का साइज है 5000 और सैंपल N है मुझे 500, तो ये जो आएगा 10, दिस इज कॉल्ड K एलिमेंट। केथ एलिमेंट बोलते हैं इसको, कि हर 10th आइटम को पिक कर लो। अब 5000 में से 500 चीज़ें लेनी है, डिवाइड कर दिया 5000 को 500 से, तो 10 आ गया ना। हर 10वीं आइटम, मैंने कहा जी पहली आइटम शुरू करते हैं 2, तो फिर क्या होगा, लाइक दिस। देखो आप सबके पीछे 2 आ रहा है। इफ आई स्टार्ट विद द 7, आई विल सेड चलो जी ये ले लो साहब, सो ऑन। फर्स्ट आइटम कौन सी होगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 और 7। यहां गड़बड़ है क्योंकि ये रैंडमली नहीं है, ये आपको चूज करना है। दैट्स वाई ये प्योरली रैंडम सैम्पलिंग ना होके ना, ये पार्शियल रैंडम सैम्पलिंग है। क्यों, क्योंकि जो केथ एलिमेंट आपने निकाला था वो तो रैंडम सैम्पलिंग है, नो डाउट, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने तो फॉर्मूला यूज किया साहब, मैंने खुद कुछ नहीं किया। ये एलिमेंट निकालना तो बहुत जेन्युइन बात है, रैंडम सैम्पलिंग हो रहा है, आपकी मर्जी नहीं चल रही उसमें, बट आपने पहला वर्ड कौन सा लिया, पहला नंबर कौन सा चूज किया, वो मैटर करेगा। तो हमारे यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जब वो फाइलों की स्क्रूटनी करते हैं तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, केथ एलिमेंट क्या होता है, किस सैम्पलिंग में आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये क्वेश्चन इसका निकल के आता है। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज एज नेम, कि आपने अपनी पॉपुलेशन के टुकड़े कर दिए, स्टेज वाइज बांट दिया, फिर आपने सैंपल उठाया। मान लीजिए ये एग्जांपल दे रखा है कि मुझे डाटा लेना है एक पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है, स्टेट का डाटा लेना है, तो मैंने कहा सब स्टेट ले लिया मैंने, बिहार। इसमें सब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील्स हैं, उन तहसील में कितने विलेजेस हैं, उसमें कितने हाउसेस हैं, उसमें कितने लोग हैं। ये लो साहब स्टेज होगी। मान लेते हैं रैंडमली मान रहा हूं मैं 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलो ऐसा करो 20 तो नहीं ले सकते, 10 ले लेते हैं, ठीक है साहब। 10 में कितनी तहसील है साहब, सब 5000 हैं। चलो यार ऐसा करो 2500 ले लो। इसमें कितने गांव है साहब, सर इसमें गांव आते हैं 10,000। चलो ऐसा करते हैं 5000 ले लेते हैं। हर स्टेज पे फिल्ट्रेशन होता जा रहा है, फिल्टर कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं डाटा को, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज, या इसका एक और नाम होता है एरिया सैंपलिंग। मल्टी स्टेज और एरिया वन एंड सेम थिंग, ये आपको सब गिवन है इसके अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल जो मैंने दिया वो यहां से लिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर और मल्टी स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टी स्टेज के अंदर हम हर स्टेज पे फिल्टर करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। क्लस्टर के अंदर जो सबसे लास्ट लॉट होता है उसको 100% इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, एक सीए को करनी है सब ऑडिट, आप समझते हैं खातों की जांच करना। तो अब सीए तो जांच करता है वो पूरे साल की करता है, उसमें 12 मंथ्स होते हैं। या तो वो क्या करे मल्टी स्टेज की, पहले ईयर को मंथ्स में, मंथ्स को डेज में, डेज को अगेन आवर्स में कन्वर्ट कर ले, मल्टी स्टेज है। क्लस्टर के अंदर क्या कहता है सीए, कहता है जी 12 महीने में से ना मैं सिर्फ एक महीना चूज करता हूँ मार्च का, और मार्च के महीने के अंदर
जो भी काम हुआ 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सारी एंट्री चेक करूंगा। और बड़ी एग्जांपल दूं मैं आपको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मा के अंदर जो मेडिसिन बनती है वहाँ रैंडमली चेक हुई होती है। आप क्या मानते हो सारी मेडिसिन की चेकिंग कैसे पॉसिबल है ना? क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मान लो आपने एक दिन में 100 बैच बनाए, तो 100 बैचेस में से आपने ना एक बैच उठा लिया, पर वो एक बैच की 100% इंस्पेक्शन होगी, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई सैंपल नहीं लेंगे उसमें, फिर हम पूरा चेक करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये एग्जांपल आपको इसके अंदर गिवन है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या थे? आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग मेथड्स की, क्योंकि आपका पूरा जो रिसर्च है वो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको 2 वीडियोस में करवा दूं, क्योंकि मैं बहुत इससे ज़्यादा फास्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम सिर्फ 2 लेक्चर्स के अंदर, एक ये फर्स्ट हो गया, एक आप सेकंड की वेट करें, वो जल्दी मिलेगा आपको, जिसके अंदर हम पूरे रिसर्च को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नोटिस मिलते रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।